नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज के इस श्रृंखला में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके ग्रेड थर्ड मेरे प्यारे साथियों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। अब यहां से आप लोगों के लिए सीटी आपका 10+2 लेवल है, वहां से भी एक अच्छा प्रश्न हो सकता है। तो राज्य के प्रतीक चिन्हों को मेरे प्यारे साथियों आज का ये सेशन देखने के बाद और एमसीक्यू इसके साथ साथ आपको एमसीक्यू भी है, जैसे मैं आपको पहले थ्योरी करवाऊंगा उसके साथ आपको एमसीक्यू का प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो मेरे प्यारे साथियों आप बने रहना अंत तक। यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों को लिए बेहतर महत्वपूर्ण कंटेंट हम लोग आपके बीच साझा करते रहते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों बात करते हैं आपका बगैर समय खराब किए हुए कि राजस्थान के प्रतीक चिन्ह आप लोग ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम। मेरे प्यारे साथियों लिंक आपका जैसे जो आपका कमेंट चल रहे हैं ना वहां पर ये आएगा, वहां पिन करवा दिया गया है, आप वहां से इसको देखिएगा और टेलीग्राम पर जाकर ये पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके बीच मेरे प्यारे साथियों किसकी, भाई खेजड़ी की बात करेंगे। राजस्थान का जो आपका राज्य वृक्ष है खेजड़ी। अब खेजड़ी की मैं मेरे प्यारे साथियों आपके बीच बात करूं तो ऐसे याद रखेंगे आपका सबसे पहले यहां से जो जो तिथियां आएंगी ना इंपोर्टेंट होगा, अंडरलाइन करते चलेंगे। अब ये ध्यान रखना भाई पशु पक्षी पहले, एक ट्रिक है जो अक्सर मैं बताता रहता हूं क्लास में, पशु पक्षी पहले। अरे पशु पक्षी पहले का मतलब क्या हुआ, यानी ये तो 1981 में है, ठीक है, और बाकी आएगा आपका राज्य वृक्ष ये, और ये मेरे प्यारे साथियों ये कब आएगा आपका, ये आएगा भाई 1983 में। तो ऐसे ध्यान रखना पशु पक्षी पहले आगे आएगा, फिर मैं आपको इसको बिल्कुल क्लियरिफाई कर दूंगा ये जैसे ही ट्रिक काम आएगी। राज्य सरकार के द्वारा मेरे प्यारे साथियों 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित कर दिया गया। किसको भाई, खेजड़ी को। खेजड़ी कहां पर पाया जाता है, हर पॉइंट में सवाल है, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। अधिक उपयोगी होने के कारण इसको मेरे प्यारे साथियों कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्पतरु, थार का कल्प वृक्ष। अरे मेरे प्यारे साथियों यहां से आपसे पूछ लेगा सामान्य सवाल कि राजस्थान का गौरव के नाम से किसे जाना जाता है, रोहिड़ा, खेजड़ी, और आपका और दे देगा दो वृक्षों के नाम, तो आप जैसे महुआ दे देगा एक। तो ऐसे मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना आपको किसका, खेजड़ी को कल्प वृक्ष, गौरव और कल्पतरु, थार का कल्प वृक्ष आदि नामों से जानते हैं। अरे स्थानीय भाषा की बात करूं मेरे प्यारे साथियों तो इसको स्थानीय भाषा में जाटी कहते हैं। अरे अपन गोगा बाबा का जाटी करें ना जन्माष्टमी के दिन तो इसको जाटी कहते हैं, राजस्थानी भाषा में इसको सीमलो कहते हैं, राजस्थानीय भाषा में जाटी। यानी अब यह सामान्य प्रश्न हो सकता है कि राज्य वृक्ष खिचड़ी को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो आप लोगों का आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों जाटी। राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं, सीमलो कहते हैं, और ग्रंथों में इसको समी कहा गया है, अर्थात जो हमारे पौराणिक ग्रंथ है उसमें इसको क्या कहा गया है कि इसको भाई खेजड़ी को समी कहा गया है मेरे प्यारे साथियों। अगर मैं बात करूं वैज्ञानिक भाषा में, हर एक जो आपका आज की मतलब एक वैज्ञानिक वर्गीकरण के हिसाब से वैज्ञानिक भाषा में इसको प्रेसिपिस सिनेरिया कहते हैं। जैसे हर एक चीज होती है, जैसे मानव है, मानव का होमो सेपियंस कहा गया है वैज्ञानिक भाषा में, तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहां से मेरे प्यारे साथियों आपसे सवाल पूछ लेगा, देखिएगा हर लाइन में सवाल है, एग्जामिनर का क्या पता किस तरह से सवाल पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को कि भाई खेजड़ी का आपका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। निम्न में से 4 दे देगा आपको, इस तरह का सवाल हो सकता है कि एक तरफ दे देगा आपका रोहिड़ा और आपका खेजड़ी और ऊंट और मेरे प्यारे साथियों आपका, तो ये ऐसे दे देगा, नीचे दे देगा उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं, इस तरह का। अब मिलान करवा लेगा, ठीक है भाई इसका वैज्ञानिक नाम ये है, ऐसे मिलान करवा लेगा, इस तरह का सवाल आपके बीच बन सकता है। सिंधी भाषा में छोकड़ो कहते हैं भाई, कन्नड़ भाषा में बन्नी कहते हैं, तमिल भाषा में पेमेई कहते हैं। अब देखो ये हमारा है खेजड़ी, देखो किन किन भाषाओं में क्या क्या नाम है। और खेजड़ी वृक्ष की मेरे प्यारे साथियों हरी पत्तियां है ना उनको लूम कहते हैं। हर एक पॉइंट में सवाल है, बिल्कुल हल्के में मत लेना मेरे प्यारे साथियों। एमसीक्यू करोगे ना तो मजा आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ जब ये टॉपिक जैसा हमारा थ्योरी वाला कंप्लीट होगा भी इसके लास्ट में हम एमसीक्यू करेंगे, मजा आ जाएगा, धुआं धुआं कर दोगे आप, अंत तक बने रहना। सूखने के बाद खोखा कहलाता है। अरे बचपन की वो बातें याद करो जब आप लोग खोखे का व्यापार करते थे। अब बोलोगे सर हम खोखे का व्यापार कब करते थे, अरे जब बचपन में होते थे। अब आज की जनरेशन तो क्या है 4G 5G की जनरेशन है, आज तो क्या इंटरनेट आ गया, पर प्यारे साथियों अपने जमाने में इंटरनेट था क्या, बिल्कुल नहीं था। तो क्या करते थे हम लोग, गाड़ी वगैरह बनाते थे, ध्यान है ना, चप्पल के टायर और इस तरह से गाड़ी बनाकर आप खेलते थे पेड़ों के नीचे मेरे प्यारे साथियों। और वहां पर ये किसका पेड़ होता था, खेजड़ी का पेड़ होता था, उसके नीचे उसकी फलियां गिरती थी और सूखी होती थी, हम लोग उनका लोडिंग करते थे। तो वो क्या कहलाता, वो सारी अब आप लोग जाओ एक बार उसका थोड़ा सा मतलब बचपन की तरफ लौटो, वहां देखो क्या मतलब वो जिंदगी थी मेरे प्यारे साथियों। और आज के बच्चों को देखो ये 4G 5G PUBG इन गेमों में लगे रहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों कहीं ना कहीं हम लोगों का जो मतलब मैं बताऊं आपको कि वो हमारा जो लाइफ था ना बहुत ही मतलब शानदार और मजेदार लाइफ था, ठीक है। तो यहां से आप ध्यान रखिएगा खोखे का व्यापार हमने खूब किया है, सूखी फलियों का। और सूखी फली को कहते हैं भाई, सूखने के बाद इनको क्या कहते हैं, लूम, और सूखने के बाद खोखा, और फली है ना सांगरी, तो सांगरी सूखी होती थी उसका खोखे का व्यापार हमने खूब किया है।
अरे खिचड़ी की विजयदशमी, ठीक है भाई, दशहरे पर इसकी पूजा की जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया दशहरे पर। हाल ही में खिचड़ी वृक्ष से सले सूटना नामक कीड़ा है भाई, ये सले सूटना नामक कीड़ा और ग्लाइकोट्रमा नामक कवक। अब आ जाओ भाई, निम्न में से किसके संदर्भ में खिचड़ी मेरे प्यारे साथियों कौन से कीड़े से जूझ रहा है? तो सले सूटना नामक कीड़ा है और आपका ग्लाइकोट्रमा नामक एक कवक है, इनकी समस्याओं से जूझ रहा है। रेगिस्तान में प्रसार को रोकने के लिए मेरे प्यारे साथियों, जैसे आपका रेत बढ़ती है आगे तो उसके प्रसार को रोकने के लिए क्या है, खिचड़ी को उपयोगी माना जाता है। अब आ जाओ थोड़ा सा मेरे प्यारे साथियों, खिचड़ी है ना उसके बारे में इंपोर्टेंट प्रश्न। 1988 में मेरे प्यारे साथियों क्या कर दिया गया, 60 पैसे का डाक टिकट जारी कर दिया गया। मेरे प्यारे साथियों 60 पैसे का डाक टिकट खिचड़ी पर कब जारी किया गया? 1988 में किया गया। इस तरह का प्रश्न आपके बीच हो सकता है। तो खिचड़ी वृक्ष को 1991 में बचाने के लिए ऑपरेशन खिचड़ा कार्यक्रम। अरे अगला सवाल नेक्स्ट लेवल का सवाल पूछ लेगा, अरे ऑपरेशन खिचड़ा कब से शुरू किया गया? 1991 देश में मेरे प्यारे साथियों आर्थिक सुधार हुए थे। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार थी और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। उन्होंने देश में उदारीकरण, निजीकरण और ये लागू किया था मेरे प्यारे साथियों, जब विदेशी कंपनियां बाहर की आई इंडिया में, और आज इंडिया मतलब दुनिया की आपकी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, बहुत जल्द तीसरी बनने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों उसी दौर में 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम चलाया गया किसी वृक्ष को बचाने के लिए। मारवाड़ के शासक अभय सिंह के काल में मेरे प्यारे साथियों 1730 की बात है, वो अमृता बिश्नोई वाली मेरे प्यारे साथियों खेजड़ी ग्राम की उस बात को हम लोग आज फिर से याद करते हैं। गर्व होता है कि हमारे इस राजस्थान की धरती पर मेरे प्यारे साथियों कि पेड़ों को बचाने के लिए बलिदान दिया गया। ये राजस्थान वीरों की भूमि है। यहाँ पर मातृभूमि के प्रति कितना प्यार होता है, पर्यावरण के प्रति कितना प्यार होता है मेरे प्यारे साथियों, ये सभी घटनाएं इतिहास की घटनाएं बयां करती हैं। तो हम लोगों को भी और आप लोगों को भी मेरे प्यारे साथियों पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। 363 लोगों के ये मेरे प्यारे साथियों अमृता बिश्नोई, ये पत्नी थी रामो बिश्नोई की, और मेरे प्यारे साथियों इन्होंने 363 लोगों के साथ 1730 में अभय सिंह शासक था। और मेरे प्यारे साथियों ये हो जाता है क्या, बहुत बड़ा एक तरह से बलिदान हो जाता है, 363 लोग मारे जाते हैं। और इसमें ये राजस्थान का चिपको आंदोलन कहा जाता है। जैसे राजस्थान में मेरे प्यारे साथियों चिपको आंदोलन है, उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चलाया गया था, उसी तर्ज पर यह आपका राजस्थान में इसको चिपको आंदोलन कहा जाता है। खेजड़ी दिवस 12 सितंबर 1978 से। अब यहां से एक अच्छा नेक्स्ट लेवल का सवाल बनेगा कि खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? आप बता दो कि 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। तो ये अमृता बिश्नोई की याद में, जैसे 363 लोगों ने बलिदान दिया था पेड़ों को बचाने के लिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए 12 सितंबर से 1978 से आपका खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। अब आप लोग यहाँ से क्या ध्यान रखें, कब से? 1978 से, बस ये ध्यान रखना प्रतिवर्ष। तो ये अच्छा सवाल हो सकता है। और वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ना मेरे प्यारे साथियों, वो है आपका अमृता वन्य जीव पुरस्कार है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई। अब बताओ कितने प्रश्न बता दिए मैंने आपको। 60 पैसे का डाक टिकट ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में, अभय सिंह 1730, और ये आपका 363 लोग, या मतलब कितने लोगों ने? 363 लोगों ने। नॉर्मली कुछ भी सवाल पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। खेजड़ी दिवस 12 सितंबर 1978 बताया मैंने आपको। वन्य जीव संरक्षण के लिए आपका अमृता वन्य जीव पुरस्कार दिया जाता है, 1994 में इसकी शुरुआत हुई। अब बताओ कोई डाउट है क्या? चलो भाई आगे चलो, अरे आगे चलो, डाउट खत्म कर देंगे सारे डाउट आज। इस पुरस्कार के तहत संस्था को, अगर कोई संस्था इस वन्य जीव संरक्षण में काम करती है ना भाई, वन्य जीव संरक्षण में अगर कोई संस्था काम करती है तो यहाँ पर उस संस्था को दिए जाते हैं 50,000 रुपए। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन काम करता है, व्यक्ति काम करता है, 25,000 रुपए दिए जाते हैं। और पाली के गंगाराम बिश्नोई ने प्रथम अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार जीता। अरे किसने? गंगाराम बिश्नोई ने। अरे ये पत्नी तो किसकी थी? अमृता देवी रामो बिश्नोई की पत्नी थी। परंतु पहला पुरस्कार 1994 में गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था और 25,000 रुपए उनको मिला था, क्योंकि व्यक्ति को 25,000 और संस्था को 50,000 रुपए मिलेगा। और पहला अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार गंगाराम बिश्नोई को दिया गया था। अब मेरे प्यारे साथियों आप बताओ, खेजड़ी से संबंधित आपको कोई डाउट रहा क्या? मुझे नहीं लगता है आपको कोई डाउट रहा होगा, तो एक बार लाइक का बटन जरूर ठोक दो अगर डाउट नहीं रहा तो, ठीक है। चलो भाई अब आगे बात करते हैं राज्य पशु और वन्य जीव श्रेणी की दृष्टि से। अब आपको बोलोगे सर ये क्या मामला है? अरे मेरे प्यारे साथियों, राज्य जो आपका पशु है ना, यहाँ पर दो तरह के मामला है। एक तो आपका चिंकारा है और एक है भाई ऊंट। ऊंट को भी कर दिया गया ना, वो पशुधन की श्रेणी से है। ऊंट पशुधन की श्रेणी है, उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ वन्य जीव श्रेणी की दृष्टि से काम करेंगे, ठीक है ना। तो चलो भाई अब आ जाओ, इसको थोड़ा सा अपन सब रफ कर लेते हैं। ये लो भाई, ठीक है। अब आ जाओ चिंकारा। अरे मैंने आपको बताया था पशु पक्षी पहले, ठीक है, पशु पक्षी पहले। अब वो ट्रिक अब आपकी आएगी।
1981 मैंने बताया था कि नहीं बताया था? अरे सेशन के शुरू में बताया था कि नहीं बताया था? आ जाओ भाई, मामला सामने आ गया। राजस्थान सरकार के द्वारा 1981 में राज्य पशु घोषित कर दिया जाता, किसको? चिंकारा को। ठीक है भाई। अरे चिंकारा और गोडाउन की बात आई थी, मैंने आपको बताया था पशु पक्षी पहले, और आपका जो राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प आएगा बाद में, 83 में आएगा, और ये 81 में आएगा। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, 81 में राज्य पशु घोषित कर दिया गया। चिंकारा को छोटा हिरण एंटीलोप कहा जाता है। अरे किसे राजस्थान में एंटीलोप कहा जाता है? छोटा हिरण चिंकारा को वैज्ञानिक भाषा में गजेला गजेला कहा जाता है। तो चिंकारा मेरे प्यारे साथियों, सामान्य वैज्ञानिक भाषा में इसे गजेला कहा जाता है। चिंकारा मेरे प्यारे साथियों कहां पर मिलता है? सामान्यतः जोधपुर में चिंकारा पाया जाता है। अब बताओ, आपका वन्यजीव पशु, वन्यजीव आपका वन्यजीव श्रेणी से राजस्थान का पशु क्या हो गया? चिंकारा हो गया मेरे प्यारे साथियों। छोटा हिरण एंटीलोप कहा जाता है, सामान्यतः जोधपुर में मिलता है। अब मेरे गजेला गजेला से वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं। अब बात करता हूं मैं राजस्थान के राज्य पक्षी की। राज्य पक्षी को मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को पता है गोडावन है। राज्य पक्षी क्या है मेरे प्यारे साथियों? गोडावन है। तो यहां से ध्यान रखिएगा आप लोग, इसे राज्य सरकार के द्वारा 1981 में। अब ये मत कर देना कि सर पशु पक्षी पहले बताया था आपने, ऊंट वाला ध्यान रखना, वो मामला करंट का है, मतलब अभी लेटेस्ट अपडेट हुआ है ना वो 2014 वाला, वो उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इन दोनों के परिप्रेक्ष्य में मैंने वो आपको बताया था। कभी आप सोचो सर आपने कैसे बता दिया, कहीं ऊंट भी कैसे में? नहीं, वो वन्यजीव वाला है, वो पहले वाली बात हो रही है, उसको क्लियर किया है मैंने आपको, ध्यान रखना इस चीज का। 1981 में राज्य पक्षी घोषित कर दिया जाता है। देश में सबसे अधिक दुर्लभ, लुप्त विलुप्त होने के कगार पर है। अरे मेरे प्यारे साथियों, क्या होता है, एक तरह संकटग्रस्त प्रजाति में नाम आ रहा है किसका? आपके गोडावन का नाम आ रहा है। और ये इसे माल मोरडी, सोहन चिड़िया, गुदनमेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हुकना, वैज्ञानिक भाषा में इसको बोलते हैं कोरियोटिस नाइग्रेपस। अब ध्यान रखना कि राज्य पक्षी गोडावन को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? अरे मेरे प्यारे साथियों क्या कहते हैं? कोरियोटिस नाइग्रोसेप कहते हैं। और ठीक है, ये कहां पर मिलता है आपको? ये आपको 3 जगह मिलेगा। आपका राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर बाड़मेर इलाके में पड़ता है वो वाला, ठीक है। दूसरा आपका सोरसन बारा में, और सोकलिया नसीराबाद अजमेर में ये पाया जाता है, जिसका भोजन तारा मीरा है। भाई ये ध्यान रखना, तारा मीरा है। और ये कौन सी घास पर आप गोडावन पक्षी अपने अंडों के लिए जमीन पर घोंसला बनाते हैं? और ये मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, गोडाउन पक्षी अपना अंडा देता है, वो जमीन पर प्रजनन करते हैं। प्रजनन कौन सी घास पर करते हैं? सेवन घास पर करते हैं। अब सेवन घास आपको पता है कहां पर पाई जाती है? ठीक है, जैसलमेर वाले इलाके में पाई जाती है, वहां पर ये ज्यादा प्रजनन करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे सोकलिया बारा में पाया जाता है तो वहां प्रजनन करने के लिए सेवन घास होती है, परंतु एक मतलब सर्वाधिक ओवरऑल व्यू से देखा जाए तो सेवन घास इनके लिए, ये तरह का प्रश्न आपके बीच ऐसा बन सकता है। अब आप ध्यान रखना कि गोडावन से 4-5 चीजें मेन है भाई। एक तो आपका तिथि याद रखना 1981 है, सबसे दुर्लभ, ये नॉर्मल सवाल हो गया। यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि उपनाम से संबंधित प्रश्न हो सकता है भाई, माल मोरडी, सोन चिड़िया, गुदनमेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हुकना के नाम से किसे जाना जाता है? गोडावन। इसका वैज्ञानिक नाम कोरियोटिस और नाइग्रोसेप, ठीक है। और ये कहां पर मिलता है? 3 जगह मिलता है, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर, सोरसन बारा, और ये आपका अजमेर, ठीक है, सांकलिया अजमेर, नसीराबाद सांकलिया अजमेर, ठीक है भाई। चलिए मेरे प्यारे साथियों, ये आपका हो गया गोडावन। अब बात आ जाती है किसकी? राज्य पुष्प रोहिड़ा की। अरे रोहिड़ा, ठीक है, रोहिड़ा मेरे प्यारे साथियों मारवाड़ का टीक, राजस्थान का सागवान, राजस्थान सरकार के द्वारा 31 अक्टूबर, ठीक है, मैंने बताया था आपको, ये आपका पशु पक्षी पहले और बाद में आ जाएगा पुष्प और वृक्ष। तो ध्यान रखो, राज्य पुष्प घोषित कर दिया जाता है। मरुस्थल का सागवान, राजस्थान का सागवान, मारवाड़ का टीक, राजस्थान की मरुशोभा वैज्ञानिक भाषा में से टिकोमेला एंडुलेटा कहते हैं। अरे इसका वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला एंडुलेटा, ठीक है भाई, आदि नामों से जाना जाता है। राजस्थान के पश्चिम में सर्वाधिक पाया जाता है। अरे चैत्र माह में, चैत्र और अप्रैल, चैत्र माह यानी मार्च अप्रैल में इसका फूल खिलता है, और इसके फूल का रंग होता है हिरमिच होता है, जिसमें पीला, केसरिया, लाल, नारंगी आदि होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां तक को देखो, एक तो आपको तिथि से प्रश्न पूछा जा सकता है कि 31 अक्टूबर 1983। दूसरा आपसे पूछा जाएगा उपनाम, मारवाड़ का सागवान, राजस्थान का सागवान, मारवाड़ का टीक, और वैज्ञानिक नाम पूछ लेगा टिकोमेला एंडुलेटा, ठीक है। आगे आ जाओ भाई। अरे पशुधन जो नवीनतम घोषित हुआ आपका राज्य पशु, और वो भी पशुधन की श्रेणी से, उसका नाम है आपका ऊंट। अरे मेरे प्यारे साथियों, ऊंट को क्या नौबत आई कि राजस्थान का राज्य पशु बनाना पड़ा? अरे मेरे प्यारे साथियों, रेगिस्तान का, इसको क्या कहते हैं? जहाज कहते हैं। गद्दीदार पांव होते हैं, और लंबे समय तक रेगिस्तान में ये बगैर पानी पिए रह सकता है, क्योंकि रेगिस्तान में ऐसा मेरे प्यारे साथियों इसका पांव होता है जो बहुत चौड़ा होता है, नीचे से वो दस्ता नहीं है। और रेगिस्तान में मतलब एक तरह से मानिए इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है। और राजस्थान का परिप्रेक्ष्य में आपको पता है, जहां पर 60% से
60% कुल क्षेत्रफल का लगभग 60% भाग पर क्या है, मरुस्थल का विस्तार है। उसके लिए मेरे प्यारे साथियों रेगिस्तान में ऊंट की महत्ता आप लोग समझ सकते हो। राजस्थान सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि एक नया बिल लेकर आया गया, आपका ऊंट पशु वध निरोध अधिनियम आया 2014 में। तो उसमें क्या किया गया भाई, इनकी संख्या लगातार कम हो रही है राजस्थान विधानसभा के द्वारा कि इनको कैसे न कैसे क्या किया जाए, बोले इसको राज्य पशु बना दिया जाए। उस समय वसुंधरा राज्य की सरकार थी मेरे प्यारे साथियों, डिसीजन ले लिया गया। वो आगे डिटेल से अब आप लोग देखिएगा भाई। अरे वैज्ञानिक नाम, सबसे पहले विगत एग्जाम में काफी बार पसंदीदा सवाल है आपका, किसका, RSSMB का पसंदीदा सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है। कैमेलस ड्रेमेटेरियस, ये कैमेलस और एक मतलब ड्रेमेटेरियस, ध्यान रखना भाई इस चीज का, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों इसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। मैंने आपको बताया राजस्थान पशुधन की श्रेणी से दर्जा देने के 30 जून 2014 को की गई थी, यानी इसकी घोषणा तो कर दी गई थी कब, 30 जून 2014 को घोषणा कर दी गई थी कि भाई ऊंट को क्या बना रहे हम लोग, पशुधन की श्रेणी से क्या बनाए और राज्य पशु बना रहे। परंतु इसकी अधिसूचना है ना, दोनों ही ध्यान रखना भाई 19 सितंबर 2014 को, क्योंकि नवीनतम मामला है, इससे ज्यादा सवाल पूछने की संभावना बनता है। और इसका वैज्ञानिक नाम तो आप लोग रख लेना, बहुत काम आएगा। सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं भारत में, सर्वाधिक ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं, कुबड़ में वसा पाई जाती है, इस कारण ये लंबे समय तक पानी पिए बिना रह सकता है। मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी मेरे प्यारे साथियों। अब आ जाओ ऊंट से जुड़ी कुछ शब्दावली, ये भी काफी बार एग्जाम में कमाल करती है, ये शब्दावली भी कमाल करती है। तो आप लोगों को भी एग्जाम में अगर कमाल करना है तो इस शब्दावली को जरूर याद रखना है, ठीक है। ऊंट का बच्चा, इसको कहते हैं भाई टोडल्या। अरे टोडल्या क्या है, राजस्थानी भाषा में सामान्य प्रश्न पूछ लेगा, टोडल्या के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, टोडल्या के संदर्भ में आपका क्या है, इस तरह का सवाल पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आएगा एक ऑप्शन ऊंट का बच्चा टोडल्या कहता है। ऊंट की बच्ची को टोल्डी कहते हैं, टोल्डी कहते हैं। बूढ़ा ऊंट पाकट कहलाता है, बूढ़ा ऊंट को क्या कहते हैं भाई, पाकट कहते हैं। ऊंट पालक जाति कौन सी है, रेबारी राय का, राय का रेबारी ऊंट पालक जाती है। अब मेरे प्यारे साथियों अभी राजस्थान सरकार के द्वारा एक घोषणा लॉन्च की गई है, और ऊंट का जैसे ऊंटनी के जो बच्चा होगा उसमें क्या 10,000 रुपए की सहायता दी जाए। क्या आपको पता है वो योजना कौन सी है, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे मुझे। ऊंटों का देवता पाबूजी को कहते हैं। अरे ऊंटों का, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है। ऊंटों की देवी अंता देवी, ऊंटों की देवी अंता देवी बीकानेर, ठीक है भाई। ऊंट के गले का आभूषण क्या कहलाता है, गोरबंद कहलाता है। मारो गोरबंद नगराड़ो, ऊंट महोत्सव बीकानेर में। अरे ऊंट महोत्सव, ऊंट का मेला पुष्कर अजमेर में लगता है, यानी किस मेले में सर्वाधिक ऊंट होते हैं, तो पुष्कर अजमेर। कैमल मैन किसको कहा जाता है, अरे टाइगर मैन पढ़ा होगा आपने मेरे प्यारे साथियों, वाटरमैन पढ़ा होगा, इस तरह आप लोगों को पढ़ना है। अब कैमल मैन, अरे कैमल कौन है भाई, अशोक टाक है, अशोक टाक मेरे प्यारे साथियों उसको कैमल मैन कहा जाता है, ऐसे ध्यान रख लिया भाई। पुष्कर के रहने वाले हैं अशोक टाक। कैमल सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है, सम गांव, यानी ऊंट पर बैठकर सफारी, जैसे आपका हाथी गांव है वहां हाथी की सफारी होती है, जयपुर में है, इस प्रकार आप लोग ऊंट पर बैठकर सफारी कर सकते हो, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो सम गांव जैसलमेर की ऊंट की सफारी प्रसिद्ध है। अरे सबसे प्रसिद्ध ऊंट नाचना का है, ऊंट की खाल पर सोने की जो चित्रकारी मतलब चांदी व अन्य धातुओं से मेरे प्यारे साथियों की जाने वाली जो आपका नक्काशी है, उस्ता कला कहलाती है। और उस्ता कला मेरे प्यारे साथियों बीकानेर की प्रसिद्ध है। जिंदा ऊंट के बालों पर चित्रकारी जटकराई बीकानेर की प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। जिंदा ऊंट के खालों पर जिंदा ऊंट के बालों पर जो डिजाइन वगैरह की जाती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल मुबारक महल टोंक में है मेरे प्यारे साथियों, जहां पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती है। परंतु मामला अब बंद हो गया, क्योंकि इसको क्या बना दिया गया, राज्य पशु। और राज्य पशु का अगर कोई हत्या करता है तो उसके खिलाफ क्या लगता है, केस लगता है, ठीक है। तो अब ये मामला बंद हो गया। ऊंट की कुर्बानी मुबारक महल में दी जाती थी। BSF द्वारा संचालित कैमल बैंड, जिसका गिनीज बुक में नाम दर्ज हो गया है भाई। BSF का जो कैमल का बैंड का जत्था है ना, उसका गिनीज बुक में नाम दर्ज हो गया। अब ये शब्दावली है ना, ये आपके लिए रामबाण है भाई, इसको भी ध्यान रखना है। क्या रखना है मेरे प्यारे साथियों, इसको ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हो सरकारी नौकरी में सिलेक्शन पाना, अगर आप चाहते हो अपने माँ बाप का सपना साकार करना, तो आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों शून्य से शिखर तक वाला कंटेंट याद रखना होगा। उसी कंटेंट को आपके बीच में साझा करने आया हूं। आपका है भाई राज्य खेल। राज्य खेल को समझो, राज्य खेल है भाई बास्केटबॉल। अरे ग्रामीण ओलंपिक हुआ तो मेरे प्यारे साथियों एक सवाल बता देता हूं आपको। आपका 29 अगस्त से ग्रामीण ओलंपिक चला था 2022 में, उसमें क्या हुआ, राजस्थान सरकार के द्वारा हमारे जो बास्केटबॉल राज्य खेल है उसको नजरअंदाज किया गया। आपसे सवाल पूछेगा आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में निम्न में से कौन सा गेम शामिल नहीं था, तो यहां पर आंसर चेप देना, बास्केटबॉल आएगा ऑप्शन में। मैं बता देता हूं आपको, अंदर की बात है, किसी को मत बताना। आगे बात करो,
राजस्थान सरकार के द्वारा इसको 1948 में मेरे प्यारे साथियों क्या किया गया, राज्य खेल का दर्जा दिया गया। किसको भाई, बास्केटबॉल को। आगे बात करते हैं राजस्थान की राज्य भाषा। राज्य भाषा मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की राजभाषा हिंदी राजस्थान की राजभाषा है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को क्या किया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। अरे मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान की राजभाषा हिंदी है, 22 भाषा है, उनमें राजस्थानी हिंदी भाषा भी है। परंतु मेरे प्यारे साथियों, इतना बड़ा प्रदेश है, बड़े दुख की बात है कि राजस्थानी भाषा को अभी तक संवैधानिक भाषा का दर्जा नहीं मिला है। लगातार युवा शक्ति और राजस्थानी भाषा के जो हमारे राजस्थान के लोग हैं लगातार ये मांग कर रहे हैं कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी एक आंकड़ा आया है, लगभग आजादी से और अब तक 102 भाषाएं क्या हो चुकी है, यानी 102 भाषा विलुप्त हो चुकी है। तो कहीं ऐसा ना हो, ठीक है, तो सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए भाई, नई जो राष्ट्रीय आपकी नीति आई है एनपीई 2020, उसमें भी ये कहा गया है कि आपका जो ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन है वो मातृभाषा में पॉसिबल हो दिया जाए। तो आंकड़ा है 102 भाषाएं गायब हो चुकी हैं, विलुप्त हो गई है। तो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थानी भाषा को बचाना है और लगातार राजस्थानी युवा समिति है जो लगातार मांग कर रही है, आप लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। सरकार के बजट में इस चीज का अनाउंस करना चाहिए राजस्थानी भाषा को लेकर। चलो भाई आगे देखो, आगे आ जाओ। राजस्थान की राजधानी, राज्य की राजधानी कहां पर है भाई, जयपुर में। 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने, अरे मेरे प्यारे साथियों, जयपुर और जयसिंह ऐसे याद रखना, इसकी 1729 में नींव रखी थी। 1727 में सवाई जयसिंह ने इसकी नींव रखी और 1729 में इसका कार्य क्या होता है, पूरा होता है। अरे वास्तुकार आ जाता है तो विद्याधर भट्टाचार्य, बंगाली ब्राह्मण थे, इसके वास्तुकार थे। जयपुर पहला नगर है जिसे क्या बोला जाता है, प्लान्ड सिटी। मेरे प्यारे साथियों, एक नक्शे के आधार पर बसाया गया राजस्थान में, इस तरह का ये मेरे प्यारे साथियों पहला उदाहरण है। राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण वृहद राजस्थान 30 मार्च, मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण में राजधानी के चुनाव विशेषज्ञों ने एक कमेटी बनी भाई, पी सत्यनारायण राव कमेटी। अरे पी सत्यनारायण राव कमेटी एक नियुक्त की जाती है। इस समिति ने जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। अरे मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं बता दूं, पी सत्यनारायण कमेटी काफी जगह काफी अनुशंसा की थी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसी तर्ज पर यहाँ पर एक उसी श्रृंखला में जयपुर को राजधानी बनाने की सिफारिश करती है। राजस्थान के अन्य बड़े नगरों का महत्व बनाए रखने के लिए कुछ राज्य स्तरीय सहकारी संस्था उक्त नगरों में मेरे प्यारे साथियों रखने की सलाह दी। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वहां पर कर दिया अजमेर में, ठीक है, बीकानेर में मेरे प्यारे साथियों। आ गया जाओ भाई, तभी से जयपुर को राजधानी बनाया गया, ठीक है, चतुर्थ चरण में मैंने आपको बताया था। तो इस तरह पी सत्यनारायण कमेटी की अनुशंसा पर मेरे प्यारे साथियों जयपुर को क्या बना दिया गया, राजस्थान की राजधानी बना दिया गया। और अन्य जैसे हाईकोर्ट दे दिया जोधपुर को, भाई राजस्थान के ऐसा नहीं है कि जयपुर ही बड़ा है, क्योंकि सबको प्रतिनिधित्व देना है ना, सबकी गरिमा बनी रहे। तो किसी न किसी बड़े संस्थान की वहां पर क्या किया जाए, स्थापना की जाए। शिक्षा निदेशालय बीकानेर को दे दिया गया, माध्यमिक शिक्षा आपको दे दिया गया, अजमेर को दे दिया गया, हाईकोर्ट जोधपुर को दे दिया गया। इस तरह से इनको क्या है, काफी डिपार्टमेंट दिए गए हैं भाई, ठीक है। ऐसा ही आरटी आपको उदयपुर को दे दिया गया। अलगोजा, अब आ जाओ राजस्थान का क्या है भाई, राजस्थान का लोकवाद्य है अलगोजा। अलगोजा एक उत्सव वाद्य यंत्र है जो बाड़मेर क्षेत्र के राणका फकीरों और मीणा आदिवासियों का ग्रामीणों में मेरे पर साथियों अति प्रिय वाद्य है। तो सामान्य ध्यान रख लो कि अलगोजा राजस्थान का लोकवाद्य है। ये मेरे पर साथियों बाड़मेर का, मतलब एक तरह से जिला पर्टिकुलर पूछ ले तो आपको बाड़मेर ध्यान रखना। राणका फकीरों और मीणा आदिवासियों में क्या है, अति प्रिय वाद्य है। चरवाहों का यह जातीय वाद्य यंत्र है। सिंध प्रदेश में अलगोजा को बीनी कहा जाता है। कोटा, बूंदी, भरतपुर, अलवर आदि क्षेत्रों में भी बजा जाता है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र क्या है, अलगोजा है। तो अलगोजा से दो तरह के सवाल हो सकते हैं। आपका राजस्थान का लोकवाद्य अलगोजा है, और दूसरा अगर आपसे पूछेगा तो आप लोग ध्यान रखना है बाड़मेर के पर्टिकुलर लोगों का, ये इस तरह से पूछा जा सकता है। और भाई ज्यादा से ज्यादा ये पूछा गया आज तक तो कि राजस्थान के जो आपका लोकवाद्य है उसके प्रमुख कलाकार कौन है। रामनाथ चौधरी राजस्थान के लोकवाद्य के प्रमुख कलाकार है। कौन है भाई, रामनाथ चौधरी है। ध्यान रखना इस चीज का। तो अलगोजा राज्य का लोकवाद्य है और रामनाथ चौधरी इसके प्रमुख वादक है। ये दो चीजें ध्यान रखना आपको। आ जाओ भाई हमारी घूमर 6 नखराली। राजस्थान का नृत्य मेरे प्यारे साथियों, नृत्यों का सिरमौर
महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है घूमर मेरे प्यारे साथियों। रजवाड़ी लोक नृत्य है, यानी रजवाड़ों के टाइम से भी इसको क्या किया जाता है, ये मतलब चला आ रहा है, लोक नृत्य है, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों किसको, घूमर को। अरे घूमर कब किया जाता है, मांगलिक अवसर, त्योहारों और उत्सवों पर मेरे प्यारे साथियों ये किया जाने वाला आपका लोक नृत्य है। और सर्वाधिक किस त्योहार पर किया जाता है, गणगौर के त्योहार पर, ठीक है, गणगौर के त्योहार पर किया जाने वाला राजकीय नृत्य है घूमर मेरे प्यारे साथियों। नृत्यों की उत्पत्ति अगर मैं बात करता हूं कि घूमर की उत्पत्ति कहां से होती है, मध्य एशिया के भ्रंग नृत्य और मृग नृत्य से हुई है। अरे घूमर की, अब यहां से अच्छा सवाल बन सकता है कि आपसे सामान्य सवाल पूछता ही, आपसे यह भी पूछ ले कि घूमर की मूलतः उत्पत्ति किस नृत्य से हुई है, तो आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है, आप लोगों को आंसर देना क्या है, भ्रंग नृत्य और मृग नृत्य से। तो घूमर की जो आपकी उत्पत्ति किस नृत्य से हुई है, भ्रंग नृत्य और मृग नृत्य से इसकी उत्पत्ति हुई है। राजघराने में होने वाला घूमर नृत्य नफासत और नजाकत साफ झलकती है, ठीक है। अधिकतर घूमर नृत्य को स्त्रियां करती है, लेकिन कई बार स्त्री पुरुष सम्मिलित रूप से कर लेते हैं। घूमर नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष रस प्रधान नृत्य है, इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। घूमर नृत्य मुख्यतः तो महिलाएं करती है, परंतु कई बार पुरुष भी कर लेते हैं। आप लोग भी आजकल क्या है कि जमाना मॉडर्न हो गया, ठीक है, जैसे लेडीज डांस कर रही है तो आप लोग भी बीच में कूद पड़ते हो। परंतु अगर इसमें रस पूछा जाए ना घूमर से, तो यहाँ से दो तरह का सवाल बनेगा। एक तो इसका ये अच्छा सवाल तो ये बन सकता है कि इसके उपनाम पूछ लेगा, भाई इसको जैसे रजवाड़ी नृत्य के नाम से किस नृत्य को जाना जाता है। अभी मैं RSSMB का पेपर देख रहा था पिछले दिनों, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि भाई रजवाड़ी नृत्य के नाम से नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना घूमर है किस। एक प्रश्न तो यह भी आया मेरे प्यारे साथियों, शायद उसका PWD का कुछ इस तरह से एग्जाम था, किस घूमर नृत्य की उत्पत्ति कहां से हुई है, भ्रंग नृत्य और मृग नृत्य से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। पुरुष रस प्रधान है, कौन सा रस प्रधान है, लहंगा का घेर होता है ना उसको घूम कहते हैं, लहंगे के घेर को घूम कहते हैं। आ जाओ, लहंगे को घेरे को वृत्ताकार रूप में फैलता है, वही घूमर प्रेरणा स्रोत है। घूमर नृत्य बार बार घूमने के साथ हाथों के लचकदार संचालन प्रभावशाली है। घूमर नृत्य में धीमी गति में 8 मात्रा, ठीक है, कहरवे की विशेष चाल होती है जिसे सवाई कहते हैं भाई, ठीक है। घूमर नृत्य के समय गाए जाने वाला गीत जलंधर सारंग पर होता है, जलधर सारंग पर होता है, जिसमें कुंवारी कन्या मां से घूमर रमने जाने के श्रृंगार के लिए मेरे प्यारे साथियों क्या करती है, आभूषण की मांग करती है, जिसके बोल इस प्रकार है, मारी घूमर छैन कराली माई, मारी घूमर छैन कराली माई, घूमर रमबा में जा श्याओ रजरी, घूमर रम जा में जा। चलो भाई आ गया दो, ये गीत के बोल हैं, ज्यादा कुछ आया नहीं, थोड़ा लय कम बैठती है, बाकी सिंगरों की तो बैठती है, आपको पता ही है, उनका तो एक तरह से प्रोफेशनल हो जाता है ना, तो अपन तो क्या है कि थोड़ा सा जैसा टूटा फूटा बोल है वो बोल लेते हैं। आगे आ जाओ भाई, राज्य में घूमर के 3 प्रकार प्रचलित है, ठीक है, निम्न में से घूमर का कौन सा प्रकार राजस्थान में प्रचलित नहीं है, इस तरह का सवाल बन सकता है, मिलान करवा सकता है। और यहां से यह भी पूछ सकता है कि झूमरियो क्या है, बालिकाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है झूमरियो। अरे झूम झूम के, छोटे बच्चे झूम झूम के, ऐसे ध्यान रखो, छोटी बालिकाएं झूम झूम के डांस करती हैं। घूमर, इसमें सभी स्त्रियां भाग लेती हैं। और लूर, गरासिया जनजातियां, अरे मेरे प्यारे साथियों लूर का ध्यान रखो आप, लूर को कैसे याद रखोगे, गरासिया जनजाति के स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाएगा, लूर कहलाएगा, ठीक है। घूमर, इसमें सभी स्त्रियां भाग लेती है, झूम झूम झूम, तो छोटे बच्चे झूम बराबर पर क्या करे, डांस करे, ऐसे ध्यान रखो, छोटी बालिकाएं, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आ जाओ, थोड़ा सा विशेष है इसके लिए कि राजस्थान में भील जनजाति का अभिलाक्षणिक नृत्य और राजपूत महिलाओं का सामूहिक नृत्य क्या है, घूमर है। और राजस्थान के गणगौर घूमर जैसे लोक नृत्यों को बढ़ावा देने के लिए किशनगढ़ महाराजा यज्ञ नारायण सिंह ने मेरे प्यारे साथी उनकी पुत्री गोवर्धन कुमारी 1966 में संस्थान की स्थापना की। इस संस्थान का संचालन मुंबई में होता है, लेकिन फिर भी राजस्थान में नृत्यों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह का आयोजन करवाया जाता है, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे आ जाओ, राज्य गीत है, अरे केसरिया बाला आओ नी पधारो मारे देश, राजस्थान का एक तरह से मेरे प्यारे साथियों ये राज्य गीत है। और इस गीत को उदयपुर की मांगी बाई ने पहली बार गाया। अरे मांगी बाई ने तो पहली बार गाया, परंतु फेमस किसने करवाया, आला जिला बाई ने करवाया, ठीक है। अरे मेरे प्यारे साथियों मांगी बाई गाती है इसको फर्स्ट टाइम, आला जिला बाई ने मेरे प्यारे साथियों मान राग में इसको सर्वाधिक बार गाया और इसको इतना मतलब फेमस करवा दिया, आला जिला बाई ने। किसने करवाया, आला जिला बाई ने। और उदयपुर की मांगी बाई ने इसको फर्स्ट टाइम गाया था। राज्य कवि की बात करें सूर्यमल मिश्रण मेरे प्यारे साथियों, इससे रिलेटेड एक सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा।
इसके रिलेटेड आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिलेगा। आज की कई बात याद रखना, ठीक है। राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्र, 19 अक्टूबर 1815 को जन्म होता है, बूंदी राज्य के हिराना गांव में होता है भाई। इसके पिता चंडीदान ख्यातिनाम कवि और आपका ये राम सिंह के दरबारी कवि थे। पहला सवाल पूछेगा, ये नहीं पूछेगा आपसे किसका जन्म कब हुआ। सूर्यमल मिश्र किसके दरबारी कवि थे? राम सिंह के। अरे बूंदी के महाराव राम सिंह के। किस रियासत में थे? बूंदी में। किस राजा के? राम सिंह के। ये ध्यान रखना, दो चीजें, ठीक है। अब चंडीदान के द्वारा बल विग्रह, सार सागर और वंशाभरण नामक ग्रंथों की रचना की गई थी। चंडीदान कौन थे? पापा थे भाई इसके। सूर्यमल मिश्रण के पिताश्री थे। इस तरह सूर्यमल मिश्र ने प्रारंभ से ही राजकीय प्रोत्साहन और साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। अरे जैसा पापा का माहौल मिलता है पापा के घर में और मेरे प्यारे साथियों, वैसा ही बच्चों सीखते हैं। किसी के पापा एजुकेशन में तो बच्चे एजुकेशन में जाते हैं, किसी के पापा बिजनेस में तो बच्चे बिजनेस में, क्योंकि जैसा माहौल मिलता है उसी हिसाब से माइंड काम करना शुरू हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, सूर्यमल मिश्रण को वही माहौल मिल गया, रोज वही ग्रंथ वगैरह लिख रहे, पापा बच्चा देख रहा है, ठीक है, उसी माहौल में वो भी चल पड़ा। उन्होंने मेरे प्यारे साथियों 10 वर्ष में छाप लेना, ध्यान रखना इस चीज का। क्या लिखा भाई? क्या है? रामर जाट नामक रचना पूर्ण कर दी थी। अरे रामर जाट रचना किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की है। 10 वर्ष में पूरी कर दी थी। राम सिंह का संरक्षण प्राप्त हुआ है। किसको? इसको बूंदी के महाराव राम सिंह का संरक्षण प्राप्त हुआ। परंतु मेरे प्यारे साथियों, उनके आदेश पर आयु में सूर्यमल मिश्र ने ऐतिहासिक वंश भास्कर, अरे ये नहीं पूछेगा आपसे वंश भास्कर किसने लिखी। अरे काफी बार एग्जाम में आ गया, सवाल का जनरलाइजेशन होगा, सामान्यकरण हो गया, सबको पता हो गया सूर्यमल मिश्र वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्र वंश भास्कर, सब जनता ने रट लिया। एग्जामिनर नेक्स्ट लेवल जाएगा और ये आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? रामर जाट नामक रचना किसकी है? तो आप लोगों को ध्यान रखना सूर्यमल मिश्रण की है। ऐतिहासिक ग्रंथ वंश भास्कर का। अब उनके द्वारा इस ग्रंथ में निष्पक्ष शैली का प्रयोग कर दिया गया। अरे क्या होता था प्राचीन समय में कि राजा महाराजा अपने अपने दरबार में साहित्यिक जैसे कवि वगैरह हैं इनको रखा करते थे और कहते थे तुम मेरी प्रशंसा कर इन ग्रंथों में, आने वाली पीढ़ी देखेगी, किसी के हाथ लगेगा तो देखेगा वाह राम सिंह ग्रेट लीडर, राम सिंह वो कितना बड़ा राजा हुआ करता था बूंदी का। परंतु मेरे प्यारे साथियों ऐसा नहीं किया। किसने नहीं किया? सूर्यमल मिश्र ने किया और निष्पक्ष शैली का प्रयोग करते हुए लिख दिया। इसके कारण क्या हो गया? महाराज, अरे महाराजा नाराज हो गया, राम सिंह नाराज हो गया। अरे बोलो सूर्यमल मिश्र, तेरे पापा ने हमारे राज्य में काम किया और तू भी हमारे राज्य में काम कर रहा है, तू हमारी बातों का मतलब हमारी इसमें मतलब तारीफ नहीं कर रहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो नाराज हो गए थे। किससे? सूर्यमल मिश्रण से। और बोले ऐसा क्या हो गया? वंश भास्कर अधूरा रह गया परिणामतः, जिसके सूर्यमल के पुत्र मेरे प्यारे साथियों दत्तक पुत्र थे, मुरारी दान ने पूर्ण किया और सूर्यमल मिश्रण एक संत। अब जैसे क्या हो गए भाई, राम सिंह नाराज हो गए बूंदी के, बोला हमारा तो ठीक है भाई, आप लोगों को इतना वो हम माहौल दे रहे हैं और आप लोग इतना हमारे लिए नहीं कर रहे, तो इससे नाराज हो गए और इनको मतलब यहाँ से छोड़ना पड़ गया था और वो वंश भास्कर लिख रहे थे वो अधूरा रह गया था। अब यहाँ से एक नेक्स्ट लेवल का सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखित वंश भास्कर को मेरे प्यारे साथियों पूरा किसने किया? अरे दत्तक पुत्र मुरारी दान ने पूर्ण किया था। और नेक्स्ट लेवल का सवाल हो सकता है कि किसने पूरा किया? दत्तक पुत्र मुरारी दान ने पूरा किया। सूर्यमल मिश्रण मेरे प्यारे साथियों सच्चे देशभक्त थे। 1857 क्रांति के समय राजपूत शासकों के द्वारा अंग्रेजों की सरकार की जो सहायता कर रहे थे ना, उनकी भी आलोचना करने का काम किया है सूर्यमल मिश्र ने। क्रांतिकारियों का साथ देने के लिए उन्होंने ललकारा है। किसने? सूर्यमल मिश्र ने। उन्होंने कहा इस समय एक प्रसिद्ध दोहा भारतीय जनता और देशी शासकों के स्वाभिमान को जगाने का प्रयास किया गया। अरे इलाना देनी अपनी हालरिया हुलराय, ये कहावत किसने कहा कि भाई इलाना देनी अपनी हालरिया हुलराय, पूत सिखावे पालना मरण बड़ाई माय। ठीक है, समझो इस चीज को। तो मेरे प्यारे साथी उन्होंने कहा कि ये अंग्रेज हैं, इनके लिए जो आप लोग बढ़ाई में मर रहे हो ना, ये सारा ठीक नहीं है। सूर्यमल मिश्र ने 1857 की क्रांति के समय अपनी सर्वाधिक प्रसिद्ध अरे वीर सतसई की रचना, अब यहां से अच्छा ध्यान रखिएगा, एक और भी मॉडरेट नेक्स्ट लेवल का सवाल ये क्या बनेगा कि सूर्यमल मिश्र है ना 1857 के क्रांति के समय अपनी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति वीर सतसई की रचना की थी। अरे 1857 की क्रांति के समय सूर्यमल मिश्र के द्वारा कौन सी कृति की रचना की गई थी? वीर सतसई की। और आपका मेरे प्यारे साथियों 10 वर्ष की आयु में एक रचना कर दी इन्होंने और एक आपने इन्होंने लिख दी वंश भास्कर। ठीक है, उसमें क्या हो गया था, इसको पूरा नहीं किया था, मुरारी दान दत्तक पुत्र ने पूरा किया था। इन्होंने रचनाओं में डिंगल भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, डिंगल भाषा का प्रयोग किया 1868 में। और ये मतलब सच्चे देशभक्त क्या हो जाते हैं, इनका निधन हो जाता है। सूर्यमल मिश्रण के बारे में कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसको भी समझिएगा। सूर्यमल मिश्र ने 4 ग्रंथों का, वंश भास्कर याद हो गया आपको, वीर सतसई याद हो गया, रामर जाट 10 वर्ष की आयु में।
कितने वर्ष की आयु में? 1857 की क्रांति के समय वीर सतसई। अरे ये पूछ लेगा आपको 10 वर्ष की आयु में सूर्यमल मिश्र ने कौन सा ग्रंथ लिखा? आप बोलोगे सर क्या सवाल आ गया? अरे भाई बहुत आसान है, पढ़ा है तो नहीं तो लंका लग जाएगी। और वसंत यह आपका बलवंत विलास। अब की बार एग्जाम में क्या आएगा मैं बता देता हूं आपको मेरे प्यारे साथियों, कि सूर्यमल मिश्रण की निम्न में से आपको मिलान करवाएगा। यहां से एक वन लाइनर प्रश्न हो सकता है कि ये क्या दे देगा, नाम दे देगा भाई आपका, बलवंत विलास किसकी कृति है? सूर्यमल मिश्रण की। पढ़ा है तो कर दोगे वरना लग जाएगी लंका। ध्यान रखना इस चीज का। इनकी वंश भास्कर और बलवंत विलास ऐतिहासिक रचनाएं हैं। अरे ये दो बलवंत विलास पूछा जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। वीर सतसई स्वतंत्रता संग्राम का चित्रण है। सूर्यमल मिश्रण की किस कृति में स्वतंत्रता संग्राम का चित्र मिलेगा? तो आपका वीर सतसई है, 4 ऑप्शन में आएगा, आप देख लो। जबकि रामर जाट लोक संस्कृति का वर्णन है किसमें? रामर जाट में 10 वर्ष का था। अब लोक संस्कृति का पूरा छाप दिया किसने? भाई सूर्यमल मिश्र ने। अब बताओ राजस्थान के राज्य कवि से रिलेटेड कोई सवाल आपका रहा नहीं होगा। अरे राम सिंह बूंदी के दरबारी कवि है, इसके पापा उसके राज्य में काम कर रहे थे तो चंडीदान थे इनके पापा का नाम। और मेरे प्यारे साथियों 10 वर्ष में रामर जाट लिखा और 1857 की क्रांति में वीर सतसई लिखा। उसके बाद सूर्यमल मिश्र ने वंश भास्कर लिखा। उससे कौन सी कृति से बूंदी के नाराज हो गए सूर्यमल मिश्र से? इस तरह का सवाल हो सकता है। वंश भास्कर से नाराज हो गया था, ठीक है। और एक पूरा किया किसने? वंश भास्कर अधूरा रह गया, इनका दत्तक पुत्र चंडीदान था। अब बताओ मेरे प्यारे साथियों, और बस बलवंत विलास किसकी कृति है? सूर्यमल मिश्र की है। अब मुझे लगता नहीं कि सूर्यमल मिश्र से आप कोई सवाल गलत करोगे, मुझे नहीं लगता है। अगर ये कंटेंट आपको समझ आया तो लाइक ठोक दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों तक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, ताकि क्या है हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। आप लोग सोचते हो सर बार बार आप सब्सक्राइब क्यों करते रहते हो, इससे क्या आपको पैसा मिलता है? अरे मेरे प्यारे साथियों पैसा नहीं मिलता है, परंतु ये परिवार जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ना, हमारी जिम्मेदारी बढ़ती चली जाती है। हम लोग आपके बीच और ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि फीडबैक जब तक किस चीज का, अरे उद्दीपक मिलेगा तभी तो अनुक्रिया अच्छी होती है। आप लोग साइकोलॉजी में पढ़ते हो, तो मेरे प्यारे साथियों उसके लिए आप एक बार सब्सक्राइब का बटन दाब दिया करो। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक है भाई। अरे कथक को राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है और 13वीं शताब्दी में इसका उद्गम होता है जयपुर शहर से होता है भाई। राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य का उद्गम जयपुर शहर से हुआ, इसलिए इसे जयपुर घराने का नृत्य, आदिम घराना सबसे पुराना कहा जाता है। किस घराने को? जयपुर घराने को कहा जाता है। इस नृत्य के प्रवर्तक है भानुजी महाराज भाई। राजस्थान का कथक नृत्य है और इस नृत्य के प्रमुख जो आपके प्रवर्तक है भानुजी महाराज है। नृत्य का दूसरा घराना है नवीन घराना, लखनऊ है। इसी की ब्रांच एक तरह से मानिए जैसे आपका हाईकोर्ट जोधपुर में, उसकी ब्रांच जयपुर में है, तो सबसे आदिम घराना जयपुर घराना, इसका नवीनतम इसकी ब्रांच खुली है कहां पर? लखनऊ में, तो उसको नवीन घराना कहा जाता है। मांगलिक अवसर पर यह नृत्य करने की परंपरा होने के कारण इसे मंगलमुखी नृत्य भी कहा जाता है। अरे किस नृत्य को मंगलमुखी नृत्य कहा जाता है? राजस्थान के जो आपका मेरे प्यारे साथियों क्या है? शास्त्रीय नृत्य है, कथक है, उसको मंगलमुखी नृत्य भी कहा जाता है। प्रमुख कलाकार है बिरजू महाराज, पंडित दुर्गालाल। अरे एक सवाल यही पूछ लिया गया आरबीएससी आरएसएसएमबी के द्वारा कि बिरजू महाराज, पंडित दुर्गालाल, सतारा देवी और कुंदन लाल मेरे प्यारे साथियों इनका संबंध किससे है? तो कथक नृत्य से है। उदय शंकर उदयपुर के हैं, गोपीचंद और ये आपका मालविका मित्रा, रोहिणी भाटे, रोशन कुमारी, इनका संबंध सबका कथक नृत्य से है। तो कथक नृत्य से 3 सवाल। पहला सवाल कहां से हुआ? जयपुर से, जयपुर घराना फेमस है। दूसरा सवाल प्रवर्तक भानुजी महाराज, ठीक है। तीसरा पूछेगा इसके प्रमुख कलाकार निम्न में से कौन सा कलाकार आपका कथक नृत्य से संबंधित नहीं है? तो आप लोगों को 3 इनमें से आएगा, एक ऑप्शन बाहर से आएगा। आप लोगों को ये सारे याद करने हैं मेरे प्यारे साथियों। अरे राजस्थानी दिवस की बात आती है, चतुर्थ वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान अधिकांश रियासतों का विलय कर दिया गया था। और इसी दिन क्या माना जाता है? निर्माण का माना जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को। आरएसएसएमबी का पसंदीदा सवालों में से एक है। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर, राजस्थानी भाषा दिवस 21 आपका फरवरी है। तो इस चीजों को ध्यान रखेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। सफलता कोई बड़ी चीज नहीं है, आप लोग मेहनत करिएगा। 1965 में भारत पाक युद्ध में विजय प्रतीक विजय स्तंभ तनोट जैसलमेर में स्थापित किया गया, ये ध्यान रखना। अरे पहला स्तंभ बयाना में है भाई, पहला विजय स्तंभ बयाना में है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बना बयाना में। अब विजय स्तंभ, ठीक है, विजय स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़ में है, ऐसे ध्यान रखो, चित्तौड़ में। अरे भारत पाक युद्ध का विजय स्तंभ कहां पर बनाया गया? तनोट जैसलमेर में बनाया गया। 3 सवाल बता दिया मैंने आपको। आगे आ जाओ, अभ्यास प्रश्न आगे। और अभ्यास प्रश्नों में देख लेना आप लोगों को कंटेंट क्या पढ़ा है और क्या अब अभ्यास में मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, सारा मामला आपके बीच क्लियर हो जाएगा। राज्य खेल क्या है? बास्केटबॉल। मैंने बताया था छपेगा पेपर में। अरे छपेगा क्यों? क्योंकि ग्रामीण ओलंपिक में क्या कर दी गई? इसकी अवहेलना कर दी गई। ग्रामीण ओलंपिक हुआ, उसमें इस खेल का नाम ही नहीं है भाई, तवज्जो ही नहीं दी गई है।
अरे तवज्जो नहीं दी गई है तो आपसे क्या पूछेगा, कि आपसे पूछेगा मेरे प्यारे साथियों कि निम्न में से कौन सा खेल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर बास्केटबॉल 1948 में राज्य खेल का दर्जा दिया गया, इसको शामिल नहीं किया गया है। आगे आ जाओ, राज्य पक्षी क्या है? अरे मेरे प्यारे साथियों, मोर राष्ट्रीय पक्षी है, 1963 में इसको बनाया गया था। तोता, भाई तोता सामान्य पक्षी है। नीलगाय सामान्य पक्षी है, गांव की भाषा में रोजोड़ो कहते हैं। अरे गोडावन आ जाएगा उत्तर, ठीक है भाई, गोडावन आ जाएगा, सी उत्तर आ जाएगा, लगा दो। आगे आ जाओ, थार का कल्पवृक्ष किसको कहा जाता है? थार का कल्पवृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है भाई, खेजड़ी को कहा जाता है, ठीक है, यहाँ पर सी आंसर लगा दो। आगे आ जाओ, ग्रेट इंडियन मस्टर्ड, ग्रेट इंडियन मस्टर्ड किसको कहा जाता है? आपका गोडावन को कहा जाता है। 3 जगह पाया जाता है राष्ट्रीय उद्यान, जैसलमेर, सोरसन, बारा, सांकलिया, अजमेर में पाया जाता है, ठीक है। खेजड़ी वृक्ष की पूजा, अरे खेजड़ी वृक्ष दशहरा मेरे प्यारे साथियों कब की जाती है? खेजड़ी वृक्ष की दशहरा पर की जाती है। आगे आ जाओ, राजस्थान का राज्य पशु। अब देखो भाई, यहां से एक सवाल बन सकता है, अगर यहां पर ऊंट भी होता ना तो आप लोग सोचते बोला सर ये क्या है मामला, दोनों ही है। तो परंतु मेरे प्यारे साथियों, ये सामान्य पूछा है कि राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा है। अगर यहाँ से अगर ऊंट और चिंकारा होता ना तो एक तो ये आपके सामने ऑप्शन में ये आता, एक तो वन्यजीव की दृष्टि से भाई, वन्यजीव की दृष्टि से, दूसरा पूछता पशुधन की श्रेणी से। अगर आपके सामने दोनों ऑप्शन में हो और दोनों ऑप्शन में हो तो ऐसे पूछ ले कि राजस्थान का राज्य पशु वन्यजीव की श्रेणी से कौन सा है, तो आप लोग लगाओगे चिंकारा आंसर। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का राज्य पशु सामान्य क्या है, अगर आपसे पूछे तो मेरे प्यारे साथियों सामान्य, अगर देखो सामान्य में पूछ ले और इधर चिंकारा भी ऑप्शन में और यहाँ पर ऊंट भी है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, ठीक है। अगर ऐसे पूछे राजस्थान का राज्य पशु पशुधन की श्रेणी से तो ऊंट आ जाएगा। सारी चीजें ध्यान रखना, बिल्कुल जीरो से हीरो तक आगे बढ़ना है आप लोगों को। आगे आ जाओ, राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ी है भाई, बिल्कुल ठीक है। राजस्थान का गौरव किसको कहा जाता है? खेजड़ी को कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? मैंने अंडरलाइन किया था, पढ़ाया था कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक पाया जाता है। कहां पर? पश्चिमी भाग में सर्वाधिक पाया जाता है। 1965 में देखो आ गया, अरे अभी बताया था आपको 3 विजय स्तंभ है। राजस्थान का पहला स्तंभ बयाना भरतपुर में है। वर्तमान राजस्थान में विजय स्तंभ जैसे आप लोग पूछा जाता है, राजस्थान पुलिस का लोगो है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी इसको अंकित किया गया है। तो ये आपका कहां पर है? चित्तौड़ में। तीसरा जैसलमेर में बना, 1965 में भारत पाक लड़ाई हुई, तन्नोट माता जैसलमेर में। राजस्थान सरकार के द्वारा बास्केटबॉल 1948 मैंने अभी बताया आपको। उसके बाद आपके पूछा जाएगा, अरे पशु पक्षी पहले, पशु पक्षी पहले, ध्यान रखना इस चीज को। ये आ गया आपके सामने सवाल, बोला सर आपकी ट्रिक तो काम करिए, काम करेगी, आप भरोसा रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, भरोसा रखो, भरोसा आपका पार कर देंगे। राज्य सरकार के द्वारा ऊंट को 2014 30 जून अधिसूचना कब जारी हुई? 30 जून 2014। अरे 19 सितंबर को इसको इसको घोषित तो कब किया गया? 30 जून 2014 को। अरे 19 सितंबर 2014 को अधिसूचना जारी कर दी जाती है। अरे भाई क्या बन गया? ऊंट बन गया आपका राज्य पशुधन की दृष्टि से राज्य पशु, ठीक है। घोषणा 30 जून, दोनों डेटे याद रखना, मैंने आपको बताया था, दोनों डेटे याद रखना। आगे आ जाओ, राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण, बिल्कुल। ऑपरेशन खेजड़ा, अरे 1991 में बताया था, ठीक है। चिंकारा पशु पक्षी पहले 1981। रोहिड़ा को राज्य, अब आ जाओ पशु पक्षी पहले और बाकी का बाद में है, तो 31 अक्टूबर 1983। खेजड़ी को राज्य सरकार के द्वारा, खेजड़ी 1983। 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? आपसे सवाल पूछेगा कब से, 1978 से। पहली बार कब मनाया गया? प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? एक दिवस कब मनाया जाता है? कैसे भी सवाल पूछे, डाउट नहीं रहना चाहिए। 12 सितंबर 1978 को, उसके बाद प्रतिवर्ष खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। और मेरे प्यारे साथियों, आप भी चाहते हो हमारे साथ जुड़ना, तो आप लोग कहां जुड़ सकते हो हमारे साथ? यूट्यूब पर आप लोग जुड़ सकते हो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। जैसे आप लोग टेलीग्राम पर जाओगे पीडीएफ मिलेगा, आप वहां से भी आप हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पर आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। जैसे आप लोग जाओगे इंस्टाग्राम पर तो वहां पर विद्यापीठ राजस्थान जैसे सर्च करोगे, वहां से आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। फेसबुक पर आप हमारे साथ, ये सारे लिंक है, ये रोजाना आपको मेरे प्यारे साथियों कहां पर मिलेंगे?
टेलीग्राम पर ये पीडीएफ मिलेगा। आप हमारे साथ विभिन्न अन्यत्र सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हो। और मेरे प्यारे साथियों, आप लोग हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा। वहां पर आने वाले आपको प्रतिदिन क्विजेज, करंट अफेयर्स और मेरे प्यारे साथियों मॉक टेस्ट, सभी का लाभ आप लोग उठा सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा विद्यापीठ राजस्थान का। फिर मिलते हैं भाई नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को नए धार, नई दिशा दीजिएगा। फिर मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।